नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजवेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। संसद में हुई धक्का मुक्की के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं कई बार लोकसभा और विधानसभाओं का सदस्य रहा हूं, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा। शिवराज सिंह चौहान ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी ने और राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हम सोच रहे थे कि वो संसद में उनके द्वारा किए गए कुकृत्य की, पाप की क्षमा मांगेंगे, लेकिन उन्होंने क्षमा नहीं मांगी। मुझे तो समझ में नहीं आया कि उन्होंने प्रेस की क्यों। उस प्रेस से भी उनका अहंकार झलक रहा था। आज मेरा मन भारी है, व्यथित है, पीड़ा से भरा हुआ है। मैं 1 दर्जन बार या तो लोकसभा का या विधानसभा का सदस्य रहा हूं। मैंने विधानसभा में भी और संसद में भी, चाहे माननीय सांसदगण हो या विधायकगण हो, उनके आचरण को देखा है, उनके व्यवहार को देखा है। लेकिन आज जो कुछ संसद में हुआ, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अशालीन, अशोभनीय, उदंड और गुंडागर्दी से भरा व्यवहार, जिसकी सभ्य समाज कल्पना नहीं कर सकता। मित्रों, सांसद या किसी दल के सांसदों को यह अधिकार है कि वो किसी बात पर विरोध प्रकटीकरण करें। कांग्रेस भी कई दिनों से विरोध प्रकट कर रही थी। मकर द्वार पर उनके सांसद इकट्ठा होते थे, तब हम लोगों को भी जाना होता था तो हम तो यहां तो द्वार ही बदल लेते थे कि शार्दुल गेट से चले जाओ, या पास में जो स्पेस होता था उसमें से चुपचाप निकल के अंदर चले जाते थे। आज जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद मकर द्वार पर विरोध का प्रकटीकरण कर रहे थे, तब राहुल भी आए। सुरक्षा कर्मियों ने उनको कहा कि साइड में जो स्पेस है आप जाने के लिए उसका उपयोग करें। लेकिन जानबूझकर, सोच समझकर राहुल गांधी हमारे सांसदों के बीच में पहुंच गए। और न केवल बीच में पहुंचे, उन्होंने ऐसा व्यवहार किया, कोई कल्पना कर सकता है? धक्का मुक्की, गुंडागर्दी। अब हमारे बुजुर्ग सांसद, गरीब सांसद, शिष्ट और शालीन सांसद प्रताप सारंगी जी गिर गए और गिरने के कारण उनके माथे पर गंभीर चोट लगी है। वो पहले आईसीयू में भर्ती रहे, उनका इलाज अभी जारी है। मुकेश राजपूत जब मैं देखने गया, होश में नहीं थे। उनकी एमआरआई की जा रही है। क्या संसद में ये दृश्य उपस्थित होंगे? क्या तर्कों का सहारा लेने के बजाय शारीरिक ताकत का प्रयोग किया जाएगा? और कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। हमारी एक आदिवासी बहन सांसद कोन्याक, श्रीमती कोन्याक, उन्होंने जो कुछ कहा है, व्यथा से हम लोग भर जाते हैं। ये हो क्या रहा है? सभापति जी को उन्होंने शिकायत की है, राज्यसभा के सभापति, उनके साथ अशालीन, असभ्य, अमर्यादित व्यवहार किया गया। सभापति जी कह रहे हैं उनके पास रोते हुए आई। क्या महिला आदिवासी सांसद के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा? क्या उनके इतने निकट पहुंचे कि वो असहज हो जाए, कहें
और ये धरती वो धरती जहां कहा गया यत्र नार्यस्त पूजनते रमनते तत्र देवता। मां बहन और बेटी का सम्मान भारत की प्राथमिकता रही है। और मैं तो शासकीय कार्यक्रमों में जब भी जाता हूं बेटियों के पैर धोता हूं, लेकिन महिला आदिवासी महिला सांसद के साथ ये व्यवहार कभी कोई कल्पना कर सकता है क्या? क्या हो गया है राहुल गांधी को? क्या हो गया है कांग्रेस को? और इसके बाद 2 बजे जब हम लोकसभा में पहुंचे तो कांग्रेस के सांसदों ने सारी मर्यादा तोड़ दी, अध्यक्ष की आसंदी के ऊपर चढ़ गए। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि अध्यक्ष की आसंदी के ऊपर चढ़ जाए सांसद। आसंदी की मर्यादा को पैरों तले रौंदा गया है। आज लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई है, संविधान को कुचला गया है, डेमोक्रेसी को कलंकित करने का पाप कांग्रेस ने किया है, इंडी गठबंधन के लोगों ने किया है। और इसके लिए देश उन्हें माफ नहीं कर सकता। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि आज जो व्यवहार किया है आपने, क्या वो सभ्य और शालीन व्यवहार था? कि ये भारत के संस्कार है? कि ये भारत का स्वभाव है? क्या ये भारत का सोच है? क्या ये भारत का व्यवहार है? भारत कभी भी भारतीय संस्कृति और सभ्यता ऐसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं कर सकती है। गैर भारतीय आचरण किया, गैर भारतीय। मैं तो अचंभित हूं। अभी तक हम संसद में अगर उम्मीदवार का चयन करते थे तो कौन जीतेगा, लोकप्रिय कौन है और कौन ढंग से तथ्यों और तर्कों के साथ संसद में अपनी बात रखेगा। लेकिन कांग्रेस तो धारा बदल रही है। शारीरिक ताकत का प्रयोग होगा अब संसद में। पहलवान जाएं, गुंडे जाएं, उठा के पटक के फेंकने वाले जाएं। किस दिशा में कांग्रेस लोकतंत्र को ले जा रही है? ये केवल अशोभनीय नहीं है, केवल निंदनीय नहीं है, शर्मनाक है। और मेरा सिर तो सर्व से झुक गया। आज हमारे सांसदों ने इसकी शिकायत भी की है, कंप्लेंट भी की है। और जो उचित और वैधानिक कार्रवाई होगी वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। महिला का सम्मान भारतीय संस्कृति में और संस्कारों में है। अगर कोई महिला सांसद आदिवासी बहन इस तरह के आचरण की बात करती है तो यह भारत का सोच नहीं हो सकता। और किसी बुजुर्ग को धक्का देना यह भी भारत का सोच नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और उनसे ये और पूछना चाहता हूं कि हमारे सांसद उनके बीच नहीं गए थे, वो मकर द्वार से बीच में से क्यों गुजरे, इसका जवाब तो क्या क्या सोच के आए थे। अच्छा, मारो तुम, धक्का तुम दो, पीटो तुम, असभ्य व्यवहार तुम करो और आरोप हम पे लगाओ। भारतीय महिला कभी इस तरह के, और विशेषकर सांसद, आदिवासी सांसद, कभी इस तरह के आरोप, झूठे आरोप नहीं लगा सकती। अब आप बताइए, लकड़ियां थी हाथों में, लकड़ियां थी क्या किसी के हाथों में? अब लकड़ी कोई नहीं जानते, वो कौन लकड़ी लेके आया था। सारे दृश्य सबने देखे। अब वो असत्य बोल रहे हैं, घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मारपीट तुम करो, धन हम भटकाएं। मैं तो सीधे ये पूछता हूं कि वहां बीच से गए क्यों, बीच में गए क्यों? हम लोग तो नहीं जाते उनका धरना प्रदर्शन, कोई आंदोलन होता है तो। जो वैधानिक कार्रवाई है हम केवल उसकी मांग करें। हमारी आदिवासी बहन के साथ जो व्यवहार हुआ है उसके बाद ये झूठी कहानियां गढ़ी जा रही हैं कि बहनें सुरक्षित रहे। ये सदैव से हमारी प्राथमिकता रही है।
लेकिन कोई ये कल्पना नहीं करता था कि संसद में भी ऐसा व्यवहार हो सकता है। अब उस पर भी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। हम भी सांसद हैं। इतने दिन तक कांग्रेस का आंदोलन चलता रहा, हम तो बीच में नहीं घुसे, हम तो बगल से निकल गए। हम आरोप नहीं लगा रहे, हम सच बता रहे हैं। चाहिए किसी बुजुर्ग को गिरा देना, उसका सिर फट जाए, किसी की एमआरआई हो, कोई बेहोश हो जाए, ये नॉर्मल धक्का मुक्की है। और वहां पे एक बहन एमपी, महिला एमपी वहां पर मौजूद थी, टीडीपी की एमपी है, और उन्होंने सहारा दिया प्रताप सारंगी जी को, जो बहुत बुजुर्ग है और आपने सबने देखा है कितने, इज क्वाइट अ फ्रेल पर्सन। उन्होंने उनको लिटाया, उनकी भी चुन्नी पे पूरे खून से लिप्त थी उनकी चुन्नी, क्योंकि सारंगी जी को चोट आई थी। उसके बाद कुछ माननीय सांसदों ने राहुल जी को बुलाया कि देखिए आपने क्या किया, ये क्या व्यवहार है। तो वो आके देख के सिर हिला के चले गए कि दिस इज नथिंग। ये कोई तरीका, आपने तो टीवी पे देखा होगा उनका व्यवहार। तो जब मालूम नहीं पड़ा, इतनी तो शिष्टाचार किसी सामान्य आदमी के पास भी होती है। ये तो एक उच्च लीडर ऑफ ऑपोजिशन के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं। इतना भी शिष्टाचार नहीं कि माफी मांगे, इतना भी शिष्टाचार नहीं कि चिंता करें उनको क्या चोट लगी है, इतना भी शिष्टाचार नहीं कि कोशिश करें कि उनको जल्द से जल्द मेडिकल हेल्प मिले। मैं समझता हूं ये इतना घिनौना हरकत है, ग्रीवियसली हर्ट करने की जो उन्होंने कोशिश की है प्रताप सारंगी जी को, जिस प्रकार से धक्का मार के अंदर घुस के सभी को उन्होंने अटैक किया है, उसके लिए उन्होंने सिर्फ माफी नहीं मांगनी चाहिए, उन्होंने पश्चाताप दिखाना चाहिए, बजाय के टीवी पे आके सीना जोरी करें। मैं तो स्वयं सारंगी जी को देखने गया, मुकेश राजपूत जी को देखने गया, और मैंने बताया मुकेश राजपूत जी होश में नहीं थे, उनकी एमआरआई हो रही है। अब ये इस साधारण धक्का मुक्की इसको कहेंगे क्या? मैं इतना जरूर कहूंगा कि ऐसा व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहने के लायक नहीं है। हमारा केवल इतना कहना है कि उन्होंने जो किया वो सबने देखा है, और मैं बार बार कह रहा हूं कि हम उनके पास नहीं गए थे। हमारे सांसद जहां विरोध प्रकट कर रहे थे उनके बीच में जाके वो घुसे। सारी चीजें साफ है, सच्चाई साफ नजर आ रही है, और मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि ऐसा व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहने के लायक नहीं है। उधर भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर सुशासन सप्ताह का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। भारत माता के महान सपूत, देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का यह जन्म शताब्दी वर्ष, और इस अवसर पर आज से प्रदेश भर में सुशासन सप्ताह का शुभारंभ हो रहा है। हम सब जानते हैं स्वर्गीय अटल जी की पैतृक जन्मभूमि उत्तर प्रदेश है। उन्होंने अपनी कर्मभूमि के रूप में भी उत्तर प्रदेश को चुना। उत्तर प्रदेश में बलरामपुर और लखनऊ से कई बार उन्होंने देश की संसद में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। देश के विदेश मंत्री और फिर प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने देश को एक सक्षम नेतृत्व प्रदान किया। स्वर्गीय अटल जी एक कवि थे,
एक पत्रकार भी थे, एक साहित्यकार भी थे, एक राजनेता भी थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि समन्वय के साथ सबको लेकर के चलने की सामर्थ्य रखते थे। भारतीय राजनीति के वे अजात शत्रु कहे जाते थे। 6 दशक का उनका सार्वजनिक जीवन बिना किसी कलंक के पूरे भारतवासियों ने देखा और आज सरदेय अटल जी की शताब्दी वर्ष के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे देश के अंदर सुशासन सप्ताह का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर मुझे अपने साथियों के साथ में उच्च शिक्षा मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी के साथ में इसका शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यह कार्यक्रम सप्ताह भर तो चलेंगे ही, हर जनपद में भी कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, जिसमें स्कूली बच्चों के लिए सुशासन पर निबंध लेखन का, उच्च शिक्षा स्तर पर सुशासन पर भाषण प्रतियोगिता का कार्यक्रम है, कहीं पेंटिंग की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, कहीं पे ग्रामीण क्षेत्र में एक संगोष्ठी के आयोजन हो रहे हैं और इसके नाम पर यह कार्यक्रम आज से लेकर के 25 दिसंबर तो चलेंगे। वर्ष भर भी ये कार्यक्रम अलग अलग समय पे चलेंगे। 25 दिसंबर को जो प्रतिभागी होंगे उनको सम्मान का कार्यक्रम और उस दिन सायकाल नवोदित कवियों की अटल जी की कविताओं पर आधारित एक काव्य संध्या भी हर एक जनपद में, हर स्कूलों में भी, स्कूल कॉलेजेस में भी आयोजित होगी। अटल जी सुशासन के प्रतीक माने जाते हैं। स्वतंत्र भारत में सुशासन कैसे होता है, यह अटल जी ने देशवासियों के सामने रखा। राजनीतिक अस्थिरता को स्थिरता में बदलना, सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करना, देश के अंदर अंत्योदय की योजना हर गरीब को, हर वंचित को उसका अधिकार मिले, इसको लेकर के अंत्योदय कार्ड की योजना, राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई रही हो, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का कार्य रहा हो, अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़े वर्ग को उनका अधिकार दिलाने की कार्रवाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का रहा हो, या वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देश के अंदर होना चाहिए, स्वर्णिम चतुर्भुज और विश्व स्तरीय हाईवे, यह अटल जी की देन है। आज अटल जी भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं, लेकिन देश के लिए उनकी सेवाएं, उनका कृतित्व पूरे देशवासियों के लिए एक प्रेरणा है। सुशासन सप्ताह के शुभारंभ के अवसर पर पूरे प्रदेश भर के अंदर हर स्कूल कॉलेजेस में, हर संस्थान में इससे संबंधित कार्यक्रम बृहद पैमाने पर होंगे और आज उसी का शुभारंभ करने के लिए यहां पर मैं अपने साथियों के साथ आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि सरदेय अटल जी के आदर्शों से प्रेरणा हम सबका मार्गदर्शन होगा और प्रदेश सुशासन के उन लक्ष्यों को प्राप्त करेगा तो सरदेय अटल जी ने देखा था, उन्होंने सोचा था और जिन कार्यों को आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश प्रभावी ढंग से लागू कर रहा है। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया कि उन्होंने लिखा कि बीजेपी ने बाबा साहेब के सपनों को वास्तविकता में बदला और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े मामलों पर विपक्ष को सख्त जवाब दिया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि डॉक्टर अंबेडकर
के विजन को साकार करने के लिए बीजेपी की प्रतिबद्धता का रेखांकित किया है। और साथ ही सीएम ने कांग्रेस को जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस बातें तो खूब करती है, लेकिन पिछड़े समुदायों को सशक्त बनाने में लगातार विफल रही है। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है समानता के सपने को साकार करने के लिए ठोस कदम उठाए। तो एक्स पर जो है सीएम योगी की तरफ से ट्वीट किया गया और साफ तौर पर उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर को लेकर जिस तरीके से मुद्दा गरमाया हुआ है उस पर जवाब देते हुए कहीं न कहीं कांग्रेस को सीधे हाथों से जो है सीधी खरी खोटी यहां पर सुनाई है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से BR अम्बेडकर की जो नीतियां हैं वो कहीं न कहीं बीजेपी ने पूर्ण करने की कोशिश की है और उनको जो है पूरी तरीके से ससम्मान लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में बीजेपी है। और ऐसे में कहीं न कहीं जो विफलता है वो कहीं न कहीं कांग्रेस की तरफ से यहां पर लगातार निचले तबके को जो है समुदाय को समानता के अधिकार न दिला पाना कांग्रेस की ये निष्ठा रही है। उधर थाना फेज 2 नोएडा पुलिस ने एनसीआर क्षेत्र में चोरी की मोटरसाइकिल से राह चलते लोगों के मोबाइल फोन छीनने वाले और मौका पाकर लोगों के मोबाइल फोन चोरी करने वाले एक अभियुक्त को मुठभेड़ में जो है पकड़ लिया है। बता दें कि मुठभेड़ में 2 अभियुक्तों को कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल, स्नैचिंग और चोरी के 11 मोबाइल फोन के साथ अवैध असलाह बरामद किया है। जब थाना फेज 2 पुलिस टीम द्वारा भंडेरकर के पास चेकिंग की जा रही थी तो उन्हें एक बिना नंबर प्लेट की संदिग्ध मोटरसाइकिल आती हुई दिखी। जब पुलिसकर्मियों ने उस मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास किया तो मोटरसाइकिल में सवार तीनों व्यक्ति रुके नहीं, परंतु दूसरी तरफ सर्विस लेन की तरफ भगाने लगे। इच्छा किया तो खुद को गिरफ्तार देकर उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल रख दी और पुलिस की तरफ जान से मारने के लिए से फायर किया। जब जवाबी फायर में आत्मरक्षा में पुलिस ने फायर किया तो उनमें से एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी। तुरंत ही उसको पास वाले अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया। तो अन्य 2 व्यक्तियों को कॉम्बिंग के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो इसमें आगे तफ्तीश की गई तो मालूम चला कि जिस व्यक्ति के पैर में गोली लगी उसका नाम रोशन है। तो इनके पास से कुल 11 चोरी के मोबाइल बरामद हुए। इनके पास कुछ अवैध तमंचे, चाकू, जिंदा कारतूस, खोर कारतूस भी बरामद हुए। इनके पास पहले का आपराधिक इतिहास में मिला और थाना फेज 2 के अंतर्गत ही इनके द्वारा मोबाइल चोरी की घटनाएं कुछ समय पहले करी गई। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। दोस्तों, आज का विषय हर किसी के मन